देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, इनिशियली उस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया। तो होता क्या है कि जब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज की मूवमेंट चालू होती है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, धीरे धीरे चार्ज आता जाएगा और चार्जिंग प्रोसेस होता रहेगा। स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है और चार्ज होते होते चार्ज बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम मान लो क्यू चार्ज तक जा पाएगा। मैक्सिमम चार्ज तब तक जा पाएगा जब जाएगा तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, सर्किट में चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा और उस टाइम पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी। बट ऐसा नहीं है कि और किसी टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती है। जैसे मान लो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, जब चार्जिंग हो रही होगी तो धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, चार्ज भी बढ़ता जा रहा होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर जितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो आ जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा और सर्किट में करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। उस टाइम में सर्किट में करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। अब सिर्फ ये चीज़ नहीं है बच्चों, जब एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो एनर्जी दी किसने? बेसिकली वो एनर्जी कहाँ से आई? बैटरी से एनर्जी मिली कैपेसिटर को। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको हम ऐसे बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये जो फील्ड होती है इसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है और ये जो फील्ड होती है ये चार्ज को बाइंड करके रखती है। बाइंड मतलब कि जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, तो ये फील्ड एक दूसरे को बाइंड करके रखती है। अब कैसे? अगर मान लो एक बार कैपेसिटर चार्ज हो भी गया, अब आपने क्या किया, यहाँ से बैटरी निकाल दी, यहाँ से बैटरी क्या कर दी, रिमूव कर दी। मान लो शॉर्ट नहीं किया अभी आपने, शॉर्ट मतलब पता है ना, शॉर्ट मतलब कि ये वायर ऐसे ही रखी, इनको कनेक्ट नहीं किया टर्मिनल को, बैटरी निकाल दी हमने, तो भी इसके ऊपर जो चार्ज रिटेन्ड है वो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन उनको आपस में दूर जाने नहीं देगा। एक दूसरे को फील्ड, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, एक दूसरे की दोस्ती बाइंड करके रखेगी। फिर अगर आप इसे शॉर्ट कर दो या कोई बल्ब लगा दो, जैसे बल्ब लगा दिया शॉर्ट कर दिया, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, इसे कहेंगे डिस्चार्जिंग। तो बेसिकली चार्जिंग भी हो रही है, डिस्चार्जिंग बाद में होती है। चार्जिंग प्रोसेस में जो एनर्जी मिलती है वो बैटरी देती है, ये एनर्जी देती है। तो हम बेसिकली चार्जिंग प्रोसेस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन करना है कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हो सकती है, मतलब उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। चालू करने से पहले कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, तो देखो बच्चों, हमारे पास ये कैपेसिटर प्लेट है। तो स्टार्टिंग में ये बैटरी हमने कनेक्ट की है, तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, धीरे धीरे इस पर चार्ज आना चालू होता जाएगा। और मान लो किसी टाइम पे इस पर क्यू चार्ज आ गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया और चार्ज आ रहा है। तो जैसे जैसे एडिशनल चार्ज इस पर आता जाएगा तो ये जो पुराना चार्ज है नए आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। बट बैटरी हार नहीं मानेगी, बैटरी कहेगी कि भाई हमें कैसे भी स्टोर कराना है, तो बैटरी वर्क करेगी। तो अगर मान लो कि बैटरी थोड़ा सा भी एडिशनल चार्ज, डी क्यू चार्ज और लाना चाह रही है, इस पर लाना चाह रही है, तो इसके लिए बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो बच्चे, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, हमने पढ़ा था। और जैसे कि एक्सप्रेशन में देखा जाए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू वी, तो डी यू क्या हो जाएगा, क्यू बोलो, डी यू क्या हो जाएगा, क्यू डी वी प्लस वी डी क्यू, अभी अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक चीज़ मान लो एज्यूम करते हैं कि बैटरी ने थोड़ा सा चार्ज प्लेट को दिया है। अगर थोड़ा सा चार्ज देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा चार्ज दोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे, काफ़ी स्मॉल चार्ज दोगे, तो ये जो है वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दोगे तो पोटेंशियल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो इतना वर्क किया, कितना वर्क किया बैटरी ने? अगर बैटरी को
डी क्यू चार्ज और देना है, थोड़ा सा डी क्यू चार्ज और लाना है, पहले से कुछ चार्ज था और थोड़ा सा चार्ज लाना है, थोड़ा सा स्मॉल, तो एजम्पशन के हिसाब से, वैसे सही नहीं है बच्चों, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियल तो चेंज होता है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना के बराबर हो रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन आया। तो अगर हम देखें तो डी यू क्या आ जाएगा, वी डी क्यू हो जाएगा। और अगर हम देखें कि जैसे कि बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करती रहती है, तो थोड़ा सा चार्ज लाने में कितना वर्क है, अगर पूरा चार्ज लाने में वर्क देखा जाए तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। देखो बच्चों, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं कि इतने से के लिए क्या होगा, फिर पढ़ते हैं कि पूरे के लिए क्या होगा। आपने देखा होगा इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, पहले इतने से के लिए क्या होगा, फिर पूरे के लिए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं अगर पूरा एनर्जी स्टोर की बात करनी है। बट एक्चुअली क्या होता है कि इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले को, वी डी क्यू को। अब उसका क्या कारण होता है, देखो बच्चों, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल अंदर ना हो, हमारे पास एक ही वेरिएबल हो। क्या यहाँ पर v और q दोनों ही वेरिएबल है? टाइम के साथ आगे देखा जाए, फिलहाल हमने कांस्टेंट माना है, बट अगर पूरे प्रोसेस की बात करो चार्जिंग की, तो क्या v और q दोनों चेंज होगा या नहीं होगा? पूरे प्रोसेस की बात करो तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाता है और चार्ज भी चेंज होता जाता है। तो चार्ज चेंज होता जाएगा, तो दोनों ही वेरिएबल है। इसके लिए जब दो वेरिएबल होते हैं इसके लिए डबल इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है, जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ क्या करें, तो यहाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। सिंगल वेरिएबल क्या होता है, देखो बच्चे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C = Q/V, या फिर अगर देखा जाए इसको इंटरचेंज कर दें तो V = क्या हो जाएगा, Q/C। अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ये Q/C, तो उससे मुझे एक बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिला बच्चों, बता सकते हो कोई मुझे बेनिफिट बता सकता क्या मिला? बोलो क्या बेनिफिट मिला? यहाँ पर क्या सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में रिजल्ट आया है या फिर डबल वेरिएबल अभी भी? देखो बच्चों, C होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का फिक्स्ड होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी फिक्स्ड होती है। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल थे, हमने इस फॉर्मूले से ये वैल्यू पुट की, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। और चार्ज कहाँ से कितना चेंज होगा, देखो जब कभी बच्चों हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट्स पुट करते हैं। स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे 0 चार्ज था, चार्ज 0 था, धीरे धीरे चार्ज होते होते मान लो कितना आ गया, Q आ गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके Q तक। देखो बच्चों, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/c बाहर आ जाएगा। Q dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, Q² 2, एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वैल्यू आ जाती है। और लोअर लिमिट क्या होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी Q, क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1/2c, Q² - 0², ये क्या आ जाएगा, Q² 2c आ जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन आया वो ये आया। तो क्या सिर्फ यही एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन होता है? नहीं बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, इसके अलावा और भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे C = Q/V अगर हम फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास इससे 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। क्या क्या, ½ CV², ½ QV और Q² 2c। कैसे कैसे, देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे Q है तो Q की एक बार Q की वैल्यू पुट कर दो आप। Q की जगह क्या पुट करेंगे, Q की जगह क्या पुट करेंगे, CV पुट करके चेक कर लो। जब Q की जगह CV पुट करोगे तो ये आ जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा C की जगह क्या पुट कर सकते हो, Q/V, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो बच्चे, पुट करके देखो और चेक करो क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं उसके बाद हम एक टर्म यूज़ करते हैं कैपेसिटर में, जो कि होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आमतौर पे एनर्जी स्टोर्ड को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो कोई एक कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर है। कम स्पेस में वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर
कर पा रहा है, कॉम्पैक्ट है। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली बात है बच्चे, क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब। और अगर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करें बच्चों तो क्या होगा, देखो एनर्जी स्टोर्ड का कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ये है। खैर हम यहाँ पे हाफ CV² यूज़ कर लेते हैं हमारे डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वॉल्यूम क्या आएगा, देखो बच्चे अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो ये प्लेट होता है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर की वॉल्यूम कैसे होती है, क्या हम क्यूबॉइड मान सकते हैं इसको, क्यूबॉइडल मान सकते हैं, क्यूबॉइड मान सकते हैं इसको। ये हो जाता है प्लेट सेपरेशन, ये हो जाता है एरिया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम को हम हमेशा एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है, एरिया, प्लेट का एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए यहाँ A फॉर प्लेट एरिया और हाइट की जगह क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा आपको कैसे है। तो A इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बच्चों। C क्या होता है बच्चों, अभी अभी हमने डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ये हो जाएगा A इंटू डी। हमने V की वैल्यू क्या पुट करें, देखो बच्चे V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है E इंटू डी होता है, या फिर हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है, V/D होता है। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में इसमें न्यूमेरिकल भी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ देखा जाए तो V² है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, E² इंटू D²। थोड़ा बहुत हद तक आपको याद भी रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैसे करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा रटना भी है इसमें, क्योंकि कैसे कहाँ वैल्यू पुट करनी है, बट ऐसा नहीं है, ज़्यादा कुछ रटना नहीं बच्चों। तो ये D² से कट जाएगा, ये A से A कट जाएगा, तो U आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इसको आप ढंग से देखना तो आपको समझ में आएगा कैसे कट रहा है, वरना कोई बच्चा पूछेगा सर कैसे हो रहा है बताना, आप खुद चेक करो। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा था। हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है हाफ CV², हाफ QV और Q²/2C। ये 3 फॉर्मूले हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है जैसी वहाँ वैसे फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के। तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिए हुए हैं यहाँ पर, और कैसे कैसे करना है इसको। तो जैसे कि अब MCQ है तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी सिखाऊंगा यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये कुछ ऐसे कैपेसिटर अरेंज्ड है, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ ये सीरीज में है और ये बैटरी लगी हुई है। हमसे पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, और अगर आप एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर बता रहे हो तो उसका टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी बता सकते हो, क्योंकि सभी की एनर्जी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होते हैं वो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी फिगर जो हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी। अब यहाँ के बाद मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, MCQ की फॉर्म में ही आपको डायरेक्टली आंसर बताने की कोशिश करूँगा। 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 वोल्ट। अब देखो अच्छा, यहाँ पर मेरा एम ये रहेगा कि मैं हाफ CV² लगाऊं, क्योंकि मुझे फिलहाल ये ज़्यादा बेटर लगेगा। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप Q²/2C भी यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी बच्चे, जो मर्जी। अब इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल यहाँ पर हाफ CV² है लगाना। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 6 वोल्ट टोटल सप्लाई हो रही है और 6 वोल्ट इन दोनों को मिल रही है। इनमें से 6 वोल्ट में से कितना हिस्सा किसको मिलेगा, ये हमें कैसे मालूम चले, तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हमें पता है ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q क्या होता है, CV। तो इसका कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड V1 और ये है 6 माइक्रोफैराड V2। तो माइक्रोफैराड कट गया, ये कट गया। V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2V2 आ गया। तो इसका मतलब इसको दुगनी वोल्टेज मिलेगी, इसको इसके कंपैरिजन में दुगनी वोल्टेज। इधर देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इसकी वोल्टेज आ गई, मतलब इसके पास जो वोल्टेज है ट्वाइस ऑफ दिस। इसकी जैसे मान लो अगर इसकी वोल्टेज जो है वो इसकी दुगनी है, तो मान लो इसके पास 2V है और इसकी V है, तो टोटल मिला के ये 2V + V क्या हो गई, 2V + V क्या हो गई, ये 6 वोल्ट के बराबर हो गई। 3V क्या हो गई, 6 वोल्ट हो गई। V क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब इसकी क्या है, ट्वाइस है, इसकी 2V है, ट्वाइस ऑफ दैट है। तो 2V अगर इसकी, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी,
इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी 2V मतलब 4 वोल्ट, 4 वोल्ट इसको मिलेगी और इसको कितनी मिलेगी, इसको 2 वोल्ट मिलेगी। अब देखो अच्छा हमारे पास इंडिविजुअल वोल्टेजेस आ गई हैं, हमारे पास इनकी इंडिविजुअल वोल्टेजेस आ गई हैं। अगर इंडिविजुअल वोल्टेज आ गई हैं तो आप इसके लिए इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ CV² का। अब इसमें भी एक खास बात है बच्चे, जैसे अब आप इसकी बात करते हो 4 वोल्ट, तो ये 3 माइक्रोफैराड कोई कैपेसिटर नहीं है, 3 माइक्रोफैराड इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो 4 वोल्ट इसको मिल रहा है, तो 4 वोल्ट पैरेलल में सेम वोल्टेज आती है, इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अगर आपके सभी की वोल्टेज है और सभी का कैपेसिटेंस है तो आप सभी के लिए हाफ CV² फॉर्मूला लगा सकते हो और इससे आपके पास हर एक कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। अगर MCQ है तो हम डायरेक्टली इनकी जो वोल्टेजेस है डिवाइड हो रही है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसकी अगर निकालनी है, इसको हमने नाम दे दिया C1, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी V1, तो V1 क्या हो जाएगा C2 कितना है 6 और C1 + C2 मतलब 6 + 3 9 और टोटल वोल्टेज कितनी है 6 3 कर दो ना 3 2 फिर 3 कर दो 4 हो जाएगा 4 आ गई 4 वोल्ट आ गई बच्चों डायरेक्टली। अगर इसको 4 मिल रही है 6 में से इसको 4 मिल रही है तो इसको 2 मिल जाएगी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, तो सबसे पहले जैसे इसमें क्या दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे एक नजर जाती है कि बैटरी की वोल्टेज क्या है। एक्चुअली ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, बैटरी की वोल्टेज वगैरह के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। सीधे क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि 6 माइक्रोफैराड पे ई एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब इसके अंदर बता रखा है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ई है। अगर इसके अंदर ई है तो इसके अंदर क्या होगी और इसके अंदर क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों ऐसा होता है कि दिमाग कुछ काम नहीं करता है, इनिशियल स्टेजेस पे लगता है कि क्या है कैसे है कुछ समझ में नहीं आता, फिर बाद में अगर एक हिंट मिलती है कि कंपेयर करना है तो यहाँ से दिमाग काम करना चालू होता है। कैसे देखो बच्चों, वैसे कई बच्चे कर भी चुके होंगे तो बस देख लें, दोबारा से बोलना नहीं है बीच में। तो मान लो बच्चों इसकी एनर्जी स्टोर्ड को हम U1 मान लेते हैं और इसकी एनर्जी स्टोर्ड को हम U2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने जैसे कहा हमें कंपेरिजन करना है, ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो बच्चे हम लिख सकते हैं U1/U2, इसकी एनर्जी स्टोर्ड को हाफ, इसको नाम दे देते हैं C1 कैपेसिटर, इसको नाम देते हैं C2, तो हाफ C1V² और दूसरे का क्या हो जाएगा हाफ C2V²। अब क्वेश्चन ये कि दोनों का वोल्टेज VV क्यों लिया, भाई ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगी सेम रहेगी, तो VV लेंगे। इधर देखो बच्चे विपुल हाफ से हाफ कट जाएगा, V² से V² कट जाएगा। रीजन बीइंग क्या है कि वोल्टेज सेम है पैरेलल में। अब क्या होगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे। U1 को हमने क्या मान रखा है, E को हमने U1 मान रखा है, तो U1 की जगह E आ जाएगा। U2 नहीं पता हमको, C1/C2, C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड और C2 कितना है 12 माइक्रोफैराड, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2, U इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, 2E = क्या आ जाएगा U2, तो U2 क्या आ गया बच्चे 2E आ गया। अगर इसकी एनर्जी स्टोर्ड E है तो इसकी एनर्जी स्टोर्ड 2E है। अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे कहते हैं सर वैल्यू तो प्रॉपर नहीं आ रही है। वैल्यू कैसे आ जाएगी प्रॉपर, जब हमको गिवन ही E के टर्म्स में है तो सारी चीज़ें क्या आएंगी E के टर्म्स में। अगर इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड E है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या है 2E है। बट बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें सबकी निकालनी है तो इसकी भी निकालनी वैल्यू। अब देखो चाहिए पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो ये 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको रीड्रॉ करेंगे तो इसको लिखेंगे 18 माइक्रोफैराड और बगल वाले को लिखेंगे 3 माइक्रोफैराड। और अब क्योंकि इनको हमने कंबाइंड सिस्टम की तरह लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो इनकी एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। इसकी एनर्जी E है, इसकी एनर्जी 2E है, तो इसकी कंबाइंड एनर्जी क्या हो जाएगी 3E हो जाएगी। अब देखो अच्छा ये दोनों पैरेलल में थे, बट अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ये और ये कैसे हैं सीरीज़ में है, ये और ये कैसे हैं सीरीज़ में। अब सीरीज़ में क्या होता है बच्चे, फिर से हमें एनर्जी कंपैरिजन करनी है। बट अब एनर्जी कंपैरिजन करनी है तो देखो अच्छा एनर्जी स्टोर्ड के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जो कि 3 फॉर्मूले मेनली मैंने आपको बताए, हाफ CV², हाफ QV और Q²/2C। तो पहले वाले में हमने हाफ CV² यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले वाले में हमने हाफ CV² क्यों यूज़ किया था, बाकी फॉर्मूले क्यों यूज़ नहीं किए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती हैं सेम होती है, तो हमको पता था कि दोनों की वोल्टेज इन दोनों की वोल्टेज क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो हमने इसलिए हाफ CV² यूज़ किया था कंपैरिजन के टाइम में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे बच्चे, कंपैरिजन करेंगे तो इसको नाम दे देते हैं बच्चों, इसको नाम दे देते हैं C3, ऐसे नाम देते हैं लेट अस टेक C3 और ये हो जाएगा C4,
ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका एनर्जी स्टोर का कंपैरिजन करेंगे। इसके एनर्जी स्टोर को हम U3 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं U4। आमतौर पे एनर्जी स्टोर को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पहले हम लोग एनर्जीज को E से रिप्रेजेंट करते थे, बाद में हम U से, आजकल देखा होगा बड़ी क्लास में U से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो बच्चे इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम देखें बच्चों तो कंपैरिजन करेंगे U3 बाय U4। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हाफ CV स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या होगा Q स्क्वायर बाय 2C, 2C3 Q स्क्वायर बाय 2C4। हमने नाम दे दिया इनको, 3 और 4 नाम दिया, हमारा नाम है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ नहीं है। अब हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमको पता है कि दोनों पे सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो कम से कम एक क्वांटिटी जरूर इजीली कट जाएगी जो कि क्या है, चार्ज है। तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा C4 बाय C3 आ जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे। U3 की वैल्यू कितनी है, ये है 3E जो कि हमें पता है। U4 की वैल्यू हमको नहीं पता है जो कि हमें निकालनी है। C4 की वैल्यू कितनी है, ये C4 है 3 माइक्रोफेराड। C3 की वैल्यू कितनी है, जो कि 18 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 18 E = U4। तो इस वाले पे जो बचा हुआ था इस पे एनर्जी आ गई E, इस पे आ गई 2E और इस पे आ गई 18E। और अगर हमसे पूछा जाए, जैसे हमने इंडिविजुअल की एनर्जी स्टोर तो निकाल ही ली है, अगर हमसे टोटल एनर्जी स्टोर भी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सभी की एनर्जीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 18E + 2E + E 18, 2 20 और 1 21। तो टोटल एनर्जी स्टोर क्या आ गई 21E। देखो बच्चों जल्दी से बोर्ड पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं X और Y। एक्चुअली X और Y आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं क्योंकि इनका प्लेट एरिया और प्लेट सेपरेशन सेम है, बट इनमें एक फ़र्क है कि X जो कैपेसिटर है उसमें कुछ भी नहीं है बीच में, जबकि Y कैपेसिटर है इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। अब होता क्या है बच्चों, क्या फ़र्क हो जाएगा इन दोनों के कैपेसिटेंस में। एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चों एक रिलेशन होता है, अगर कोई कैपेसिटर आमतौर पे जिसमें एयर है वो C है, और अगर किसी में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है वो हो जाता है K टाइम्स ऑफ C, मतलब K टाइम्स हो जाता है वो। जैसे मान लो अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसमें, और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, मतलब कुछ इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्टेड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो ये KC मतलब क्या हो जाएगा, KC मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ C। इसका कैपेसिटेंस C हो जाएगा, इसका 4C हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ C इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफेराड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट जो है वो 4 है, तो इन दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 C2 बाय C1 + C2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। और इसमें से C1 C2 क्या है, इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं C2। तो C1 C हो गया और C2 क्या हो गया 4C, क्योंकि एक C है और एक 4C है, और C1 + C2 मतलब C + 4C क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4C × C, ये क्या हो जाएगा 5C, C से C कट गया, ठीक है बच्चों। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 से 4 कट गया, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो तो C = 5 माइक्रोफेराड आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ ये 4 माइक्रोफेराड है, ये क्या है 4 माइक्रोफेराड है। अगर ये 4 माइक्रोफेराड है तो आंसर क्या आ जाएगा 5, सिंप्लीफाई करके। अगर इनमें से ये एक 5 माइक्रोफेराड है, ये वाला जैसे मान लो ये C है, इसका वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफेराड आई, तो ये वाली इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 4 गुना है इसका, 4 टाइम्स ऑफ C मतलब 4 टाइम्स ऑफ 5 माइक्रोफेराड, मतलब कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सेकंड टाइम में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, मतलब दोनों का क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो अच्छा हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, जैसे इसका निकालना है तो इसको C1 मान दो, इसको C2 मान दो, फॉर्मूला लगा दो, V1 = C2 C1 + C2 × V। तो लगा देते हैं बच्चे यहाँ V1 = C2, इसका कैपेसिटेंस कितना है 20, इन दोनों का एडिशन कितना है C1 + C2 ये बताना, 5 + 20 25 इंटू टोटल वोल्टेज कितनी है 15, काटो इसे 3 से 5 से, 5 3 15, 5 4 से
12 वोल्ट। इसकी वोल्टेज कितनी आई बच्चों, इसको कितनी वोल्ट मिल रही है 12, तो 15 में से अगर 12 इसको मिल गई तो बच्ची कितनी 3 वोल्ट इसको मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों का अलग अलग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर आखिरी में क्या पूछा हुआ है, आखिरी में पूछा हुआ है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो एक के एनर्जी स्टोर्ड को हम U1 मान लेंगे और दूसरे को U2 मान लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे Q²/2C। अब बच्चा Q²/2C ही इसलिए लगाएंगे एक्चुअली क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में दोनों का चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। हाफ CV² इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हाफ CV² में C तो अलग अलग होगा ही होगा, वोल्टेज भी अलग होगी। खैर वैसे यहाँ लगा सकते हो क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पे हमें C भी पता है और हमने V भी निकाल लिया है। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ हाफ CV² भी लगा सकते हो। कारण क्या है कि वोल्टेज हमको क्या है पता चल चुकी है, अभी अभी हमने दोनों की वोल्टेज भी निकाल ली है। यहाँ पर हमने वोल्टेज भी निकाल ली है, तो यहाँ आप दोनों लगा सकते हो फिलहाल। बट मैं हमेशा एडवाइस ये देता हूँ कि सीरीज़ में ये लगाओ क्योंकि चार्ज डायरेक्टली कट जाता है, इससे ये ना सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो C2/C1 हो जाएगा ये, C2 की इसे C2 बोल रहे हैं, ये 20 है और C1 5 है, तो 20/5 क्या आ जाएगा 4/1। तो U1 रेशियो U2 क्या आ जाएगा बच्चे 4:1 आ जाएगा। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे।